हेलो फ्रेंड्स, पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस की न्यूज़ आपने टीवी चैनलों और अखबारों के माध्यम से सुनी होगी। पिछले कुछ दिनों से आपने ये सुना होगा कि कोयले की कमी की वजह से देश में बत्ती गुल हो सकती Power है। shortages as the country's coal supplies dwindle. Electricity demand has surged since 2019, while the price of coal has also rocketed to near record highs. क्या इसका कारण कोयले के दाम बढ़ा के अपने सूद-बूद के दोस्तों को फायदा देना है? Shortage crisis in a majority of Indian power plants. Asia's third biggest economy now faces the challenge of managing a surge in demand, shortage in domestic supply and the booming international Punjab, prices. Delhi, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are the states that may face an electricity blackout in the next few days. The state governments and several DISCOMs have already started pressing. ऐसी ही स्थिति रही तो भारत आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस से जूझ सकता है। भारत में पूरी तरह से पावर कट लग सकता है। यही नहीं, पूरे भारत में एक दो दिन के लिए नहीं, पूरे 6 महीने तक लगातार बत्ती गुल होने के संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पिछले कुछ दिनों से क्यों इतना ज़्यादा चर्चे में है। ये कोयले का इलेक्ट्रिसिटी से क्या रिलेशन है, कोयला ख़त्म होने से बिजली का क्या संबंध है कि बिजली चली जाएगी, इसको समझते हैं। कोयले की कमी की वजह से मैक्सिमम पावर प्लांट बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और हरियाणा में अभी से पावर कट देखने को मिलने लग गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव वाले इलाकों में कई कई घंटों तक बिजली आती ही नहीं है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने लोगों से रिक्वेस्ट करी है कि आप एसी का यूज़ कम करें, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ों का यूज़ कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाएं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, देश के कई राज्यों में पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पूरे देश में 388 गीगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, यानी जो पूरे देश में टोटल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो 388 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हमारा भारत देश प्रोड्यूस कर सकता है, जिसमें से 208 गीगावाट एनर्जी केवल और केवल कोयले के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 50% से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बनती है। आपको एक बात पता ही होगी कि इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका लगातार बनते रहना ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए ज़्यादातर कोयले की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर कोयले से ही भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लगभग 60 से 70% इलेक्ट्रिसिटी भारत में कोयले से बनाई जाती है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। भाप का इंजन, जिससे पुराने समय में रेलगाड़ियां चला करती थीं। जब अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उस समय भाप के इंजन का ही प्रयोग किया जाता था ट्रेनों को चलाने के लिए। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। बस यही टेक्नोलॉजी पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके लिए कोल माइन से कोयले को रेल के माध्यम से पावर प्लांट्स तक लाया जाता है। उसमें थोड़ी बहुत जो डस्ट होती है, कोयले को भिगोकर उस डस्ट को बाहर कर दिया जाता है। फिर कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि उसके हर एक हिस्से को यूज किया जा सके, उससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। एक बॉयलर होता है जिसमें पानी भरा होता है, वो कनेक्टेड होता है एक टरबाइन से, टरबाइन कनेक्टेड होता है एक जनरेटर से, लाइक डायनामो, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से हम कोयले को गर्म करते हैं, इससे गर्म होता है बॉयलर, बॉयलर में बनती है स्टीम। जब एक्सट्रीम प्रेशर बनता है तो वो प्रेशर जाता है टरबाइन के पास, टरबाइन उससे घूमने लगता है और जब टरबाइन घूमता है उससे वो कनेक्टेड होता है जनरेटर से, एक बिग डायनामो से, और वो इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगाइए कि इसका लगातार चलते रहना ज़रूरी है। उसको लगातार जब तक बॉयलर को हीट मिलती रहेगी वो स्टीम जनरेट करता रहेगा और टरबाइन को चलाता रहेगा, और जब तक टरबाइन चलता रहेगा तब तक ये डायनामो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। यदि थोड़े समय के लिए भी ये बंद हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी। बस यही चीज़ आजकल पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है। पिछले दिनों
आपने चाइना में भी टोटल ब्लैकआउट देखा था। चाइना में लोगों को पानी गर्म करने के लिए भी बिजली नहीं थी, लोग लिफ्ट में फंस गए थे, इंडस्ट्री फैक्ट्री भी कई कई दिनों तक बंद थी। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जो ये मैन्युफैक्चरर कंपनियाँ हैं, एप्पल, सैमसंग, इसके भी प्लांट्स को वहाँ पे बंद करना पड़ गया था। तो यूरोप, लेविनिया, कई सारे देशों में पावर ब्लैकआउट को आपने सुना होगा, देखने को मिला था, क्योंकि देश और दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोयले की वजह से ही होती है, कोयले के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी तभी प्रोड्यूस की जा सकती है जब तक कोयले का स्टॉक हो। एज पर इंडियन गवर्नमेंट रूल हमारे हर एक पावर प्लांट्स के पास 14 दिन का स्टॉक होना ज़रूरी है। अब आप ये सोचो कि 14 दिन का स्टॉक रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, लेकिन आज तक ये न्यूज़ सुनने में आ रही है कि ज़्यादातर पावर प्लांट्स पे या तो 1 या 2 दिन का स्टॉक मौजूद है, या तो किसी पावर प्लांट्स पे स्टॉक मौजूद नहीं है, वो ख़त्म होने की कगार पे है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि पूरे भारत में धीरे धीरे टोटल पावर कट की समस्या आ सकती है। लेकिन ये स्थिति क्यों पैदा हुई, जबकि आपको पता है कि चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। साथ साथ भारत चाइना के बाद दुनिया का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा कोल इंपोर्टर भी है, यानी भारत दूसरे देशों से कोयला अपने यहाँ मंगवाता है। लेकिन ऐसा क्यों? एक तरफ तो भारत कोयला सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा कोयला मंगवाता है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि भारत में जो कोयला पाया जाता है वो अच्छी क्वालिटी का कोयला नहीं पाया जाता, इसलिए भारत को दूसरे देशों से कोयला मंगवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब पूरे दुनिया में एनर्जी की डिमांड अचानक बढ़ जाना, इसका मुख्य कारण है कोरोना। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका मुख्य कारण है कोरोना। कोरोना आया और पूरी दुनिया में सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, इंडस्ट्रीज बंद होगी। और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, ये सारी जो इंडस्ट्री बंद हो गई थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो बंद हो गई थी, वो फिर से शुरू हो गई और पहले से ज़्यादा क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दिया। और इनको काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी और ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और इंडस्ट्रीज़ एनर्जी के लिए कोयले पे डिपेंड होती है, और ये कोयला बाहरी देशों से या उस देशों के कोल माइन से आता है। और जैसे ही एनर्जी की डिमांड बढ़ी, वैसे ही मौसम परिवर्तित हो गया, बारिश का मौसम आ गया, चारों तरफ बारिश होने लगी, इससे यातायात प्रभावित हुआ और जो भी खनन कार्य चल रहा था उसमें वो भी काफ़ी प्रभावित हुआ। और जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हुआ, उससे कम उत्पादन हुआ। और बाहर देशों से जो कोयला मंगवाया जाना था, मौसम चेंज होने की वजह से और सभी जगह कोयले की डिमांड बढ़ने की वजह से उन देशों ने भी उतना कोयला नहीं दिया। वो उन देशों ने भी अपने लिए कोयला सुरक्षित रखा और नहीं दिया, और वहाँ पे भी सेम स्थिति हुई जैसे हमारे इंडिया में है। इस वजह से कोयले की क्राइसिस को देखने को मिला, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गया पूरी तरह से। हमारा 20 लाख टन कोयला अपने चाइना बॉर्डर पे रोक रखा हुआ है चाइना ने, वो हमारे देश में आने नहीं दे रहा। इस तरह से कई सारे कोयला अलग अलग पोर्ट पे रुके हुए हैं, देश में नहीं आ पा रहे हैं। और जिस क्षमता के साथ पहले देश कोयला प्रोड्यूस कर सकता था, बारिश की वजह से उतनी क्षमता के साथ वो कोयला का प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि आने वाले समय में पूरे इंडिया में कोल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और कोल क्राइसिस की वजह से चूँकि भारत जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जितनी भी एनर्जी को यूज़ में लेता है, उनमें से 40% से भी ज़्यादा एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कोल से प्रोड्यूस की जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोयले के ख़त्म होने की वजह से कितनी भयंकर एनर्जी क्राइसिस से जूझना पड़ सकता है भारत को। हालांकि हमारे देश की केंद्र सरकार ने ये कहा है, कई सारे नेताओं ने ये कहा है कि ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे, वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट है, ये नेतागिरी है, ये पॉलिटिक्स है, इसमें कितना सच और झूठ होता है आप सब भली भांति से समझते हैं। तो इस पॉलिटिक्स के बीच में हम नहीं पड़ेंगे। चलिए इसके सलूशन को समझते हैं कि इसका सलूशन क्या हो सकता है। इसके इमीडिएट सलूशन की बात करें तो पूरे इंडिया में कोल माइंस में कोल के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। आपको बता दें कि लगभग 80% कोल, पूरे इंडिया का लगभग 80% कोल इंडिया लिमिटेड से आता है।
इसके 345 कोल माइंस अभी भी ऑपरेटेड हैं, जिनमें से ज़्यादातर कोयला पावर सेक्टर को जाता है, लेकिन इनमें से कुछ कोयला नॉन पावर सेक्टर को भी जाता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री आदि आदि जितनी भी नॉन पावर इंडस्ट्री होती है उनके लिए भी कोयला जाता है। लेकिन जो कोयला नॉन पावर सेक्टर को जाता है उसके रेशियो को कम करके उसे पावर सेक्टर की तरफ डाइवर्ट करना होगा, और साथ ही जो कोयले का प्रोडक्शन है उसको तो बढ़ाना ही होगा, उसके साथ इंपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो कुछ हुए कुछ इमीडिएट सोल्यूशन, कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो चलिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की बात करते हैं। इसके लिए हमें कोल के ऊपर डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम करना होगा और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करना पड़ेगा, रिन्यूएबल एनर्जी में स्विच करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रा एनर्जी, टिडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। इन सभी एनर्जी स्रोतों का प्रयोग करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने पे जोर देना होगा। अच्छी खबर यह है कि इंडिया ने सोलर एनर्जी के फील्ड में बहुत बड़े बड़े अच्छे कदम उठाए हैं। सोलर एनर्जी के फील्ड में आज से करीब 2 महीने पहले यानी 12 अगस्त सन 2021 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किया था कि देश ने लगभग 100 गीगावाट से भी ज़्यादा कैपेसिटी का सोलर प्लांट इंस्टॉल कर लिया है, और ये एक माइलस्टोन है। जी हाँ दोस्तों, वैसे ये टारगेट सन 2022 के लिए था, लेकिन इंडिया ने 1 साल पहले ही सन 2021 में ही इसे पूरा कर लिया। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से देखते हैं, और इंडिया में होने वाले कोल क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी के चलते टोटल ब्लैकआउट के बारे में आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।